हमारे यूजीसी नेट में टोटल 10 यूनिट्स हैं, यानी 10 चैप्टर्स हैं, 10 यूनिट्स हैं, और 1 बाय 1 हमें सारे यूनिट्स को कवर करना है, क्योंकि उन 10 यूनिट को मिला करके आपका 50 क्वेश्चन आता है। तो 10 चैप्टर्स हमारे पास हैं, 10 यूनिट्स हमारे पास हैं, और एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आता है प्रत्येक यूनिट से। तो जितने भी हमारे यूनिट्स कह लीजिए या चैप्टर कह लीजिए, तो 5 क्वेश्चन आता है। पर्यावरण से भी 5 क्वेश्चन रहता ही है। तो अभी हम लोग पर्यावरण कर रहे हैं, कल से हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन और मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे नए सिरे से, नए तरीके से। आज मैं आपको पर्यावरण पढ़ा रहा हूं, और उसके बाद कल से हम लोग मैथमेटिक्स और डीआई रीजनिंग की तरफ मूव ऑन करेंगे, ताकि आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक मैथमेटिक्स वगैरह आ जाए। ठीक है। तो क्लास के स्टार्टिंग में गाइज हम लोग कुछ क्वेश्चन पेपर हर दिन करते हैं, कई सारे नए स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं हमारे साथ। तो स्टार्टिंग के 10 मिनट्स हम लोग पीवाईक्यूज को सॉल्व करते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है वो, ये बहुत ऑब्वियस है कि आप में से कई लोगों के लिए वो अननोन या आपके समझ से परे हो, क्योंकि वो क्वेश्चन यूजीसी नेट का है। जो भी हम क्लास के स्टार्टिंग में जो 10 क्वेश्चन करते हैं, तो ये बहुत ही नेचुरल है कि वो क्वेश्चन आपको ना आता हो या उसकी जानकारी आपको ना हो, क्योंकि वो यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। बट उस क्वेश्चन को करने का जो प्रमुख उद्देश्य है, जो मेन पर्पस है, वो यही है कि आपको नए आइडियाज, नए कॉन्सेप्ट, नए टर्म्स, क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है वो पता लग जाए, और आप तैयार हो जाएं, डिस्कशन हो जाए। तो इसलिए क्वेश्चन पेपर भी प्रतिदिन हमारा होता है, प्रतिदिन, यानी डेली हम लोग क्लास में स्टार्टिंग के 10 मिनट्स क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो प्रीवियसली आया है 2-3 साल का जो क्वेश्चन है वो करते हैं। तो आज भी करेंगे, और उसके पश्चात हम लोग पर्यावरण को पढ़ेंगे। ठीक है। अब मैं गाइज आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप सभी लोग अपने पास पेन पेपर रख सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। स्क्रीन विजिबल है गाइज आपको? इज स्क्रीन विजिबल? यस सर, शो कर रहे थे। यस सर। तो कल से गाइज हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग और डीआई का स्टार्ट कर रहे हैं नया बैच। तो ये पोस्टर मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी क्लास के बाद, तो इसको एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा। आप में से कई लोग होंगे जिनके मित्र मंडली में लोग परेशान होंगे, भटक रहे होंगे यूजीसी नेट को लेकर के, तो उनको प्लीज़ ये साझा करिएगा। ये पोस्टर मैं क्लास के बाद आपको डालूंगा ग्रुप वगैरह में, तो उसको एक बार प्लीज़ शेयर करिएगा। अब गाइज हम लोग क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन और वर्क आपके स्क्रीन पे है, ये सारा प्रश्न 2022 या 23 का है जो हमारा यूजीसी नेट में आया है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अ यंग चिल्ड्रन goes near an iron ball, feels the radiation of heat. From that, she concludes that the ball must be quite hot and returns without physically touching the ball. Here the cognition is through. यानी गाइस मान लेते हैं कि हम में से कोई भी, या मान लेते हैं एक छोटा बच्चा है जो एक लोहे के गेंद के निकट जाता है, लोहा का गेंद जो आयरन का होता है ना, और वो जो गेंद है गाइस वो काफी गर्म है, यानी तपा हुआ है ना, क्योंकि लोहा तो बहुत जल्दी तप जाता है, गर्म हो जाता है, तो वो गर्म है। तो उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि गेंद अवश्य ही अत्यधिक गर्म होगा, और गेंद को भौतिक रूप से छुए बिना वापस वो बच्चा लौट आता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये आयरन जो है ना बहुत गर्म है। अब गाइस मान लीजिए कि आपके सामने कोई लोहा का कोई भी ऑब्जेक्ट या लोहा का कोई भी वस्तु आपके सामने रखा हो, और आपको ये पता लग जाए कि भैया ये गर्म है, तो आप थोड़ी ना उसको टच करेंगे। तो ऐसा ही इस बच्चे के साथ भी होता है, ये डर के मारे टच ही नहीं करता उस लोहे के गेंद को, क्योंकि इसको लगता है कि वो गर्म है। तो ऐसे में गाइज हियर द कोग्निशन इज थ्रू, यानी ये जो ज्ञान की प्राप्ति, ये जो समझ इस बच्चे में आई, इसको हम क्या बोलेंगे? परसेप्शन बोलेंगे, या नॉलेज थ्रू एनालॉजिकल रीजनिंग बोलेंगे, या इंटरेंस बोलेंगे, या वर्बल अथॉरिटी, क्या बोलेंगे? ये जो समझ उस बच्चे में आई कि भैया हमको उस लोहे को नहीं छूना चाहिए, अन्यथा मेरा हाथ जल जाएगा, तो ये किस तरह के कोग्निशन में आएगा? सर इंटरेंस,
ये सी ऑप्शन, अनुमिति। ऑप्शन ए सर, प्रत्यक्ष ज्ञान। Yes, sir. ऑप्शन नंबर सी सर, इंटरेंस, अनुमिति। सर ऑप्शन ए होगा इसका। क्या होना चाहिए बताइए? ऑप्शन बी। Sir, option. Sir, option B. Option B, sir. Knowledge through analogical reasoning. इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो हमारा है ऑप्शन नंबर सी, अनुमिति यानी इन्फरेंस, है ना। यहाँ पे जो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है इन्फरेंस, तो ये होगा। यानी इन्फरेंस में क्या होता है ना कि ये एक तरह का मानसिक हम कह सकते हैं चीजों को समझने का तरीका है, मानसिक। तो हम जब मानसिक रूप से किसी भी प्रक्रिया को समझते हैं और उसको समझ करके कोई निष्कर्ष पे आते हैं, या मान लीजिए कि अनुमिति मतलब क्या होता है, अनुमान। अनुमिति मतलब क्या होता है, अनुमान यानी गेस करना, इन्फरेंस। तो गाइस मान लीजिए कि यहाँ पे बच्चे ने क्या किया, अनुमान ही तो किया ना। यहाँ पे जो छोटा बच्चा है या जो छोटी बच्ची है उसने क्या किया, इस चीज का अनुमान कर लिया कि भैया ये जो गेंद है, ये जो बॉल है, ये जरूर गर्म है, ये जरूर गर्म है, इसलिए उसने उस बॉल को टच किए बिना वो वापस आ गई। तो ऐसे में ये एक तरह का अनुमान है, एक तरह का अनुमिति है, जहां पे गाइज हम गेस करके माने अनुमान के आधार पे निष्कर्ष पे आते हैं कि ऐसा है। या फिर पास्ट का जो हमारा एक्सपीरियंस है, यानी मान लीजिए कि पूर्व में आपका कोई अनुभव है, हम सभी का कोई ना कोई अनुभव होता है ना हमारे जीवन में। तो मान लीजिए गाइज जो गलती आप जीवन में पहले कर चुके हैं उसके आधार पे आप कभी उसको नहीं दोहराएंगे, क्योंकि आपको पता है कि गलती करने का अंजाम क्या होता है। तो दैट इज इन्फरेंस, अनुमिति मतलब अनुमान के आधार पे ज्ञान प्राप्ति, अनुमान के आधार पे। तो ये इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो छोटी बच्ची है ये अनुमान लगा लेती है कि जो बॉल है वो गर्म है, क्योंकि उससे रेडिएशन आ रहा होता है। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी और जो ऑप्शन है, ए है परसेप्शन। तो परसेप्शन का मतलब होता है आपका मान लीजिए ऑब्जर्वेशन के आधार पे। ऑब्जर्वेशन माने अवलोकन। जैसे हम लोग कई चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करके एक निष्कर्ष पे आते हैं कि भाई ये ऐसा है। ठीक है, दूसरा है गाइस एनालॉजी के माध्यम से, यानी कि कंपेयर करके या चीजों को कोरिलेट करके, है ना। जैसे हम लोग चीजों को कोरिलेट करते हैं ना, अगर मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ा दिया तो उस टॉपिक से आप क्या करते हो, दूसरे टॉपिक को भी समझने का कोशिश करते हो, कोरिलेट करते हो। मैंने आपको अगर जोड़ना सिखा दिया तो जोड़ते हुए आप फिर सब्ट्रैक्शन का भी प्रयास करते हो, तो वो एनालॉजी। और वर्बल अथॉरिटी तो मान लीजिए बोल करके किसी ने आपको बता दिया कुछ, तो मैंने आपको बता दिया तो आपको ज्ञान हो गया, तो वर्बल अथॉरिटी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो हमारा सी होगा, यानी इन्फरेंस, अनुमिति यानी अनुमान के आधार पे ज्ञान की प्राप्ति। तो ये सारे गाइस जितने भी ऑप्शंस हैं ये क्या हैं, ये सारे ज्ञान प्राप्ति के साधन है। ठीक है, सर बी ऑप्शन को कैसे समझेंगे हम? जैसे एनालॉजी का मतलब क्या होता है, सह संबंध स्थापित करके। जैसे चीजों को आप कोरिलेट करते हो ना, मान लीजिए एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि किसी भी जानवर का 4 पैर होता है, ये सभी जानवर में समान है, चाहे वो गाय हो, चाहे बैल हो, चाहे घोड़ा हो, भैंस हो, कोई भी जानवर के 4 पैर ही होते हैं सामान्यतः। ये मैंने आपको बता दिया कि 4 पैर होते हैं, 2 आंख होता है, हाथ नहीं होता है। किसी भी जानवर का हाथ आपने शायद ही देखा हो। ऐसे में गाइज मैं आपको किसी भी जानवर के बारे में पूछूंगा ना, तो ये 2-3 बातें आप कोरिलेट करके बता दोगे। चाहे मैं दुनिया का कोई भी जानवर के बारे में आपसे पूछ लूं, किसी भी एनिमल के बारे में, तो आप ये 2-4 मुख्य बातें तो बता ही दोगे कि सर अगर वो जानवर है तो उसका जरूर 4 पैर होगा, आंख 2 होगा और हाथ नहीं होगा। ठीक है, उसके शरीर का आकार के बारे में, या वो हिंसक है, कुछ बात है। तो दिस इज कॉल्ड एनालॉजी। जब आप नॉलेज गेन करते हो आपको साइकोलॉजी के बारे में पता है कि मनोविज्ञान क्या है। एक उदाहरण आपको देता हूं, आप में से सभी लोग साइकोलॉजी थोड़ा बहुत पढ़ते होंगे ग्रेजुएशन में, पीजी में। तो गाइस साइकोलॉजी में क्या है ना, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम सभी में सेम है। जैसे हम सभी में इमोशन है, हम सभी में जेलसी है, हम सभी में दुख है, सुख है ना, मानवता भी है, थोड़ी सिंपैथी भी है, कुछ चीजें हम सभी में कॉमन है। तो ऐसे में गाइस आप किसी भी इंसान के बारे में कुछ बातें तो बता ही सकते हो ना, क्योंकि ये चीजें सभी में। तो दिस कॉल्ड एनालॉजी। जब आप चीजों को कोरिलेट करके ज्ञान प्राप्ति का कोशिश करते हो, नॉलेज गेन करने का कोशिश करते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं
एनालॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, इज जी इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द इथरनेट क्या होता है? ये कंप्यूटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इथरनेट क्या होता है? सर, ये नेटवर्क का टाइप है जो पहले यूज होता था। क्या होना चाहिए बताइए? ऑप्शंस हैं कई Sir, सारे। option number C, sir. A system that connects a number of computers or devices together. जी सर, ऑप्शन सी सर। A system that connect a number of computer or devices together to form a LAN, local area network. ओके, ठीक है। तो गाइज यानी इथरनेट क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि हम लोग कई सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं टू फॉर्म अ लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए गाइज कि आपका मान लीजिए आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो, तो उस कॉलेज में देखते हो वाईफाई लगा होता है। आपने ये नोटिस किया होगा कि आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो वहाँ पे वाईफाई लगा है, और उस कॉलेज में गाइज हजारों बच्चे होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, सभी लोग उस वाईफाई को अवेल करते हैं। तो दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल का मतलब क्या होता है गाइज? जहाँ पे आसपास आपका नेटवर्क जा सके। या मान लो गाइज कोई ऑफिस है ना, तो ऐसे में इसको गाइज सी इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, noise pollution has an adverse impact on hearing ability as well as psychological well-being of a person। जो गाइस ध्वनि प्रदूषण होता है ना, इसका बहुत ही एडवर्स इंपैक्ट होता है हमारे हियरिंग एबिलिटी पे एज वेल एज साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ अ पर्सन। क्या ऐसा लगता है आपको कि ध्वनि प्रदूषण, अगर ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होगा तो उसमें गाइस हमारा मनोवैज्ञानिक भी हमें नुकसान होता है, और हमारा हियरिंग एबिलिटी भी कहीं ना कहीं क्या होता है, कम हो जाता है। यानी आप बहरे हो जाते हो, बहरे होते हो ना। अगर ज्यादा तेज ध्वनि में आवाज सुनिएगा तो क्या होगा? बहरापन ही तो होगा। तो क्या ये है? हाँ और जी सर। दूसरा स्टेटमेंट है, ह्यूमन परसेप्शन ऑफ नॉइज लेवल्स इज लीनियर। यानी मानवीय अवधारणा में ध्वनि स्तर के संबंध में रैखिक है। यानी क्या ह्यूमन के लिए नॉइज बिल्कुल एक समान होता है, यानी बढ़ता घटता नहीं है, जैसा है वैसा ही है, एक जैसा, चाहे कितना भी तेज आवाज हो चाहे कितना भी कम हो, लीनियर होता है। पहला सत्य है, दूसरा असत्य है। ऑप्शन सी सर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी होगा, पहला करेक्ट है और दूसरा इनकरेक्ट है। Yes, sir. Option number C. इसका आंसर बताइए गाइस। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, डेटा एनालिसिस इन रिसर्च बीइंग अ टेक्निकल जॉब, रिसर्च एथिक्स डज नॉट मैटर। यानी गाइस जो हमारा डेटा एनालिसिस होता है ना रिसर्च में, बीइंग अ टेक्निकल जॉब, तो रिसर्च एथिक्स डज नॉट मैटर। क्या ऐसा होता है कि जब भी आप डेटा एनालिसिस करते हो ना रिसर्च में, तो डेटा एनालिसिस मांगता है, क्योंकि डेटा एनालिसिस करोगे तभी तो आपको फाइंडिंग्स मिलेगा। तो ऐसे में गाइस क्या ऐसा लगता है आपको कि डेटा एनालिसिस जो है उसमें रिसर्च एथिक्स मायने नहीं रखता? यानी बिना किसी नैतिकता के आप डेटा एनालिसिस कर सकते हो, क्या ऐसा है? और दूसरा स्टेटमेंट है, आईसीटी इज हेल्पफुल ऑलमोस्ट एट ऑल स्टेजेस ऑफ रिसर्च। यानी अनुसंधान के लगभग प्रत्येक चरण में आईसीटी सहायक है। क्या लगता है आपको? Sir, option number D. Statement number first is false, ऑप्शन but नंबर डी सर। second is true, sir. ऑप्शन डी। यस सर, ऑप्शन जी नंबर ऑप्शन डी डी। सर। ऑप्शन नंबर डी पहला फॉल्स है, लेकिन दूसरा ठीक है, डी डी ही होना चाहिए। क्योंकि गाइस आप यस सभी को, सर। हाँ, आप सभी को पता है कि रिसर्च एथिक्स तो देखो रिक्वायर्ड है ना। रिसर्च एथिक्स के बिना काम कैसे चलेगा? रिसर्च एथिक्स का मतलब क्या होता है? रिसर्च के नियम कानून, रिसर्च के मानक जिसको हमें मानना है, फॉलो करना है। तो रिसर्च एथिक्स को तो आपको मानना ही पड़ेगा, चाहे कोई सा भी स्टेज हो रिसर्च का। और दूसरा तो पहला वाला तो गलत है क्योंकि कह रहा है डज नॉट मैटर। दूसरा वाला ठीक है, डी होगा। इसका आंसर क्या होगा? द ट्रोजन हॉर्सेस। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? कंप्यूटर का एक टर्म है, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? सर वायरस। सॉफ्टवेयर वायरस। सॉफ्टवेयर वायरस।
गाइस ट्रोजन हॉर्स क्या होता है पता है? जो डी ऑप्शन है ना, ट्रोजन हॉर्स एक कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म है जिसके थ्रू आप डेटा को चुराते हो, कि जिसके थ्रू क्या करते हो आप डेटा की चोरी करते हो, या फिर एक तरह से हम कह सकते हैं जिसमें मैलिशियस फंक्शन मतलब विद्वेषपूर्ण, ठीक है। जैसे होता है ना कई बार हम किसी के सिस्टम को हैक करने की कोशिश करते हैं, जो हैकर्स वगैरह होता है ना, कई बार हमारा सिस्टम हैक कर लेता है, तो दैट इज ट्रोजन हॉर्स। तो ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा एप्लीकेशन है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर कह लो या मेलवेयर कह लो, क्योंकि ये गलत तरीके से काम में आता है। तो ये एक तरह का मेलिशियस प्रोग्राम है जो कि एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर हमें लगता है कि ये ठीक है, लेकिन ये बहुत विद्वेषपूर्ण होता है, यानी हमारे सिस्टम का डेटा भी चोरी कर सकता है और हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है, ठीक है। और खास करके ये मेल वगैरह के थ्रू आता है। मेल वगैरह के थ्रू कई बार हमें अटैचमेंट्स ऐसे आते हैं कि हमें लगता है कि यार ये तो ठीक है, पर जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं ना, किसी ऐसे लिंक पे क्लिक करते हैं, तो हमारा सारा डेटा क्या हो जाता है? चोरी हो जाता है। ऐसा आपको इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे कई तरह के ऐसे आपको लिंक वगैरह मिल जाएंगे जो कि मेलिशियस होते हैं। अगर आपने उस पर क्लिक किया और आगे बढ़े तो हो सकता है कि आपका मोबाइल या लैपटॉप हैक हो जाए, ठीक है। तो ये होता है ट्रोजन हॉर्स, एक तरह का मैलवेयर या कह लो सॉफ्टवेयर है, लेकिन विद्वेषपूर्ण है। मतलब ऐसा लगता है कि ठीक है, लेकिन ये गलत काम के लिए यूज होता है। इसका आंसर बताइए इस एक और क्वेश्चन बताइए, मैच करना है आपको। ये कई सारे टर्म्स हैं लाइक हैकिंग, फिशिंग, स्पाईवेयर और स्पैम। इससे क्या तात्पर्य है? किसका कौन सा डेफिनेशन है? ऑप्शन नंबर डी, ए का सेकंड, बी का फोर्थ और सी का थर्ड, डी का फर्स्ट है। क्या होना चाहिए बताइए? हैकिंग का क्या होगा? हैकिंग का सर गेट द originating ए का 12 मतलब ए का सेकंड होगा। जी सर, ऑप्शन गेट द नंबर डी originated सर। access for data entered by तो सर डी हैकिंग का ऑप्शन सर सही है होगा सर। सर इलीगल यूज ऑफ पर्सनल डाटा। ठीक है। ऑप्शन डी। सर फिशिंग का होगा। माइक को म्यूट कर लीजिएगा इस जयकृष्ण सर। ठीक है, डी होगा इसका, यानी कि जो हमारा ए है, हैकिंग का मतलब होता है कि किसी और को हमने बाय मिस्टेक ही कह लो, बट किसी और को हमने एक्सेस दे दिया कि वो हमारे सारे डेटा को यूज करने लग जाता है। इसी को ना कहते हैं हैकिंग। आपका मोबाइल हैक हो गया, आपका कोई इंस्टाग्राम आईडी हैक हो गया, तो क्या होता है जिसने हैक किया वो आपके आईडी को कैसे भी यूज कर सकता है, गलत और सही तरीके से। तो हैकिंग ए का तो दूसरा हो गया। फिशिंग क्या है? फिशिंग एक तरह का इलीगल यूज है पर्सनल डेटा का, गैर कानूनी होता है ना। आजकल फिशिंग केस बहुत है। जैसे आपको फोन किया किसी ने और कहा कि सर आपको 10 लाख रुपया मिलेगा, आप बस एक पासवर्ड गया है, कोड गया है, वो बस बता दो। जैसे ही आप बताते हो कि कोड 2345, वैसे ही आपका 10 लाख रुपया तुरंत उड़ जाता है। आजकल चल रहा है ना बहुत ज्यादा साइबर क्राइम जिसको आप कहते हो। तो फिशिंग वही है, आपके डेटा का इलीगल यूज। आजकल फिशिंग के कई मामले हैं जहाँ पे आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका बैंक का डिटेल, आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का डिटेल लेकर के आपका सारा पैसा मतलब ऑनलाइन ही गायब हो जाता है। तो फिशिंग के मामले बहुत हैं, इलीगल यूज ऑफ पर्सनल डेटा। इसके बाद स्पाईवेयर जो है गाइस, स्पाईवेयर ये आपका जो है आइडेंटिटी फ्रॉड है, यानी कि एक तरह से फ्रॉड के नाते हम लोग फ्रॉडरी ही है ये। और स्पैम तो आप सब लोग जानते हो कि हमारे मेल पे तो कई सारे ऐसे आते रहते हैं। हमारा जो मेल है, तो मेल आईडी पे आप देखते हो ना, प्रॉपर एक ऑप्शन ही होता है स्पैम का, जहाँ पे बिना मतलब का मैसेज पड़ा होता है। एयरटेल कुछ ना कुछ मैसेज कर रहा है, कभी कंपनी वाले मैसेज कर रहे हैं, तो कभी कुछ हो रहा है। तो जो बेमतलब का मैसेज है स्पैम, जो अनवांटेड है, जो आपके काम का नहीं है, प्रमोशनल जिसको आप कहते हो ना, कभी कोई कंपनी वाला कर दिया, कभी कोई हेल्थ इंश्योरेंस लाइक दिस, तो डेट इज स्पैम। तो डी का 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए का चौथा, फिर बी का, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का पहला, ये होगा डी। डी फॉर दिल्ली करेक्ट।
ठीक है, इसका आंसर बताइए गाइस। AICTE इज नॉट डीलिंग विद द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। AICTE जो है इनमें से किस में डील नहीं करता है? आप सब लोग जानते हो, UGC भी जानते हो, AICTE भी जानते हो। AICTE मतलब जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह को डील करता है ना, तकनीकी संस्थानों को जो डील करता है। तो इन चार में से किसको AICTE डील नहीं करता? होटल मैनेजमेंट, टाउन ऑप्शन प्लानिंग। बी सर। सर ऑप्शन नंबर ए टाउन प्लानिंग सर, हाँ। मैनेजमेंट। टाउन प्लानिंग, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन नंबर डी सर, नर्सिंग। क्या होना चाहिए बताइए, बी होगा या डी होगा? इन दोनों में से एक होगा। सर डी, सर डी, नर्सिंग। डी डी। डी सर। ऑब्वियसली बात है गाइस, इसका करेक्ट आंसर डी होगा। टाउन प्लानिंग नहीं होगा। टाउन प्लानिंग तो ह्यूमैनिटीज का ही सब्जेक्ट है। टाउन प्लानिंग जो है ना, ये तो UGC नेट में एक पेपर भी है शायद इसका कोई। तो टाउन प्लानिंग AICTE करता है डील। जो नर्सिंग है ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का है ना, या ये MCI का है या PCI का है? यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इसको डील करता है, नर्सिंग वगैरह के जो कोर्सेस हैं, या मेडिकल साइंस का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो नर्सिंग होगा। ठीक है, नर्सिंग। बाकी इसके अलावे जितने हैं, चाहे वो होटल मैनेजमेंट हो या टाउन प्लानिंग है या फार्मेसी है, तो इन सभी को AICTE मेंटेन कर सकता है। बट नर्सिंग जो हमारा है, तो नर्सिंग में क्योंकि गाइस मेडिकल साइंस से रिलेटेड ये सब्जेक्ट है नर्सिंग, है ना, तो नर्सिंग को डील नहीं करता है AICTE। ठीक है, AICTE बेसिकली इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, अप्लाइड साइंसेस, इन सभी को ये मतलब इनके मेंटेनेंस पे काम करता है AICTE। ठीक है, बाकी नर्सिंग पे ये काम नहीं करता है। चलिए, तो ये गाइस क्वेश्चन था हमारा सारा प्रीवियस ईयर का। और भी इसमें क्वेश्चंस हैं, मैं PDF भेजूंगा आपको, तो आप उसको फिर अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करिएगा, डिस्कस करिएगा। अब गाइस हम लोग अपने विषय पे आ जाते हैं। आज का जो हमारा विषय है बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, पर्यावरण से रिलेटेड टॉपिक। आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। यानी गाइस मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों के प्रभाव, क्या प्रभाव है मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का, क्या प्रभाव है? तो गाइस आप सभी को पता है कि प्रदूषण जो है पर्यावरण में हानिकारक सामग्रियों की शुरुआत है। यानी हमारा जो पॉल्यूशन आजकल बढ़ रहा है, तो प्रदूषण से क्या हो रहा है, पर्यावरण में कई सारे हार्मफुल मटेरियल जो है वो मिक्सअप हो रहे हैं। ठीक है, और जो भी हार्मफुल मटेरियल हमारे पर्यावरण में आ रहा है ना, उसी को तो हम पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं, मतलब प्रदूषक बोलते हैं। अब हमारे पर्यावरण में गाइस कई चीजें नेचुरली प्रेजेंट हैं। हमारे पर्यावरण में ऐसी कई सारी चीजें हैं जो नेचुरली प्रेजेंट हैं। बट अब क्या है गाइस कि हमारे कई सारे ऐसे एक्टिविटीज हैं जो मानव जनित गतिविधियां, जिसको आप कहते हो मानव जनित गतिविधि, जो प्रदूषण वगैरह हम लोग, उससे क्या हो रहा है गाइस कि वायुमंडल का जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है। तो वायुमंडल के बैलेंस को जो बिगाड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स, प्रदूषक। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा इस ज्वालामुखी, जैसे वॉल्केनो आता है ज्वालामुखी, तो उससे भी कई बार वो भी एक पॉल्यूटेंट्स यानी प्रदूषण का कारण बनता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं प्रदूषण होने से गाइस हमारा एयर, वाटर, लैंड, जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो जल हो, हवा हो, जमीन हो, भूमि, सबका कहीं ना कहीं गाइस स्थिति जो है वो बदहाल होता है, मतलब बिगड़ता है। इसके साथ ही साथ गाइस कुछ अगर हम एयर पॉल्यूटेंट्स की बात करें कि ऐसे कौन कौन से एयर पॉल्यूशन के कारण है, यानी कई सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, कई सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि वायु प्रदूषण के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। ये एग्जाम में भी आपसे पूछता है कई बार। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉलिड पार्टिकुलेट मटेरियल, आयरन पार्टिकल्स, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, मीथेन, रेडिएशन, ये जितने भी आपको गाइस यहाँ पे एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, ये जब जब हमारे पर्यावरण में बढ़ेगा, ये जब जब हमारे वायुमंडल में बढ़ेगा, इसकी मात्रा बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से हमारा जो एयर है वो पॉल्यूट होगा, और होता है और हो रहा है। चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा हो
या नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा हो, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा हो, या कार्बन डाइऑक्साइड हो, हाइड्रोकार्बन हो, इन सभी की वजह से गाइस हमारा जो हवा है, हमारा जो वायु है, वो क्या हो रहा है, सतत प्रदूषित हो रहा है। ऐसे ही गाइस अगर हम वाटर पॉल्यूशन की बात करें तो वाटर पॉल्यूशन भी आपको पता है, जल का प्रदूषित होना, तो जल भी प्रदूषित हो रहा है। पहले तो ये शहरों तक ही सीमित था, अब तो ये ग्रामीण क्षेत्र यानी जो हमारा रूरल एरिया है वहां पे भी अब जल हमें दूषित दिख रहा है। जो हमारे विलेजेस है, जो हमारा रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, गांव है, वहां पे भी पीने का साफ पानी अब नहीं मिल रहा है। जबकि ये जो ड्रिंकिंग वाटर है ये ह्यूमन का मतलब बेसिक नीड है, इसके बिना दुनिया नहीं चल सकती, इसके बिना मानव जीवित नहीं रह सकता। इस चीज को जानते हुए भी हम जल को मतलब कुछ भी नहीं समझते, कुछ नहीं समझते मतलब दूषित कर देते हैं, हम उसकी चिंता नहीं करते, हम उसको स्वच्छ रखने के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लेते कम्युनिटी लेवल पे या लोकल लेवल पे। तो ऐसे में गाइस जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है, जो पोर्टेबल वाटर है जिसको पीकर हम जिंदा रहते हैं, वो बहुत ही दूषित होता जा रहा है और उसमें कई सारे रसायन मिलते जा रहे हैं। आप देख रहे हो गाइस माइनिंग इतना हो रहा है आजकल, जमीन की खुदाई, कहीं पे कोयला मिल रहा है, कहीं सोना मिल रहा है, या जो भी ऐसे गाइस एलिमेंट्स हमें मिलते हैं जो हमारे लिए आवश्यक हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर माइनिंग वगैरह काफी हो रहा है, या सॉइल पॉल्यूशन है। तो ऐसे कई सारे रीजंस हैं, ऐसे कई सारे रीजंस हैं जिसके वजह से हमारा जो पीने का पानी है वो हमारा कॉन्टिन्यूअसली पॉल्यूट हो रहा है, दूषित हो रहा है, गंदा हो रहा है, मैला हो रहा है, उसको पीना मतलब संभव नहीं है, ऐसी स्थिति में जा रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ गाइस अगर कुछ रीजंस की बात करें कि क्या रीजन है वाटर पॉल्यूशन का, तो एक तो हमारा सीवेज है। सीवेज मतलब जो हमारा मल मूत्र है, या जो शहरों में जो नाला की व्यवस्था है, ड्रेनेज वगैरह, वो प्रॉपर ना होना। तो कई ऐसे जगह हैं गाइस जहाँ ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है, और ड्रेनेज प्रॉपर ना होने की वजह से पर्यावरण क्या हो रहा है, असंतुलित, इम्बैलेंस हो रहा है ना। इसमें गाइस माइक्रोबियल पैथोजन भी जा रहे हैं, खास करके अस्पतालों का जो कूड़ा है। मान लीजिए गाइस जो हॉस्पिटल्स होता है, तो हॉस्पिटल में तो और भी आप कह लीजिए कि पैथोजेंस निकलते हैं ना। पैथोजेंस मतलब किसी का बॉडी का कोई पार्ट हो गया, इंजेक्शन है, रुई है, या कई सारे दवाइयां हैं। तो जो हॉस्पिटल का जो गंदगी है, आप ये इमेजिन करो कि जो हॉस्पिटल का गंदगी है वो तो बहुत खतरनाक है, जानलेवा है। क्योंकि किसी के बॉडी का जो गंदगी है, या किसी के बॉडी का जो डिजीज है, किसी के बॉडी का जो इन्फेक्शन है, वो आपका जो है जल में मिल रहा है। क्योंकि अस्पताल में भी जो कूड़ा कचरा है वो भी तो आसपास के नदी में या तालाब में फेंका जा रहा है। तो ऐसे में माइक्रोबियल पैथोजेंस भी फेंके जा रहे हैं, जिस वजह से बहुत ज्यादा डिजीज फैल रहा है। तो ये एक तो सीवेज। दूसरा गाइस एसिडिफिकेशन बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि अब हमारे जो एसिड्स वगैरह, पहले क्या था, पहले तो हम लोग नदी में तालाब में चलते फिरते कहीं भी पानी पी लेते थे। आज से ज्यादा नहीं, 15 साल पीछे आप जाएंगे ना, 15 साल नहीं, मान लो 20 साल पीछे, यानी 2004-5 के टाइम पे जाएंगे, तो गाइस चलते फिरते तो कुआं होता था हमारा। अब तो कुआं शहर में आपको दिखेगा भी नहीं, शहरों में तो अब कुआं आपको शायद ही दिखे। तो पहले तो गाइस हर एक घर में एक कुआं होता था। अभी भी अगर आपका गांव वगैरह है तो गांव में जरूर एक कुआं होगा। तो पहले तो कुआं में भी लोग पानी पी लेते थे, और तालाब में चलते फिरते, मतलब पानी कोई बड़ा विषय था ही नहीं। जहाँ पे तालाब मिला पानी पी सकते हो आप, इतना साफ होता था कि पी सकते थे हम लोग, आज से 20 साल पहले तक। लेकिन अब तो गाइस हमारा जो रिवर वगैरह वो एसिडिफाई होने लग गया, खास करके इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, या ऑटोमोबाइल या स्टील फैक्ट्री, यानी फैक्ट्री इतनी बढ़ गई। अब फैक्ट्री में आपको पता ही है केमिकल प्रोड्यूस होता है, तो फैक्ट्री में केमिकल प्रोड्यूस होगा, उसको आप कहाँ फेंकते हो, तालाब में या नदियों में बहाते हो, तो उससे आपका जो जल है वो तो एसिडिफाई होगा, जहरीला होता है ना। तो इससे जो हमारा जलीय प्राणी है, जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, वो तो खैर मरते ही है। इंसान भी अगर पिएगा तो वो भी मर सकता है, या बीमारी हो सकती है उसको। ऐसे ही फ्लोराइड की मात्रा बढ़ रही है गाइस पानी में, ये पिछले दिनों देखा जा रहा है, जिस वजह से हमारा दांत और हड्डी है ना। क्योंकि गाइस देखो, वाटर में फ्लोराइड की मात्रा होती है, फ्लोरीड की मात्रा, और फ्लोरीड से हमारा जो तित है, जो हमारा दांत है या दांतों के बीच की जो हड्डियां, वो मजबूत होती है। लेकिन अब क्या हो रहा है गाइस कि फ्लोरीड की मात्रा बढ़ रही है, क्योंकि इंडस्ट्री वगैरह का जो कूड़ा बढ़ रहा है, कारखाना का जो कूड़ा डंप हो रहा है नदियों में, तालाब, झील, पोखरा में, तो उससे क्या हो रहा है गाइस कि फ्लोरीड की मात्रा बढ़ रही है जल में। और फ्लोरीड की मात्रा बढ़ रही है तो उससे ह्यूमन हेल्थ पे क्या बढ़ रहा है, बैड इंपैक्ट पड़ रहा है। और फ्लोरीड की मात्रा सबसे ज्यादा राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान में जो वाटर है ना, वहाँ सबसे ज्यादा फ्लोरीड की मात्रा है, जिस वजह से वहाँ के लोगों का दांत पीला होता है। आप ज्यादातर देखना, राजस्थान के जो रहने वाले लोग हैं, जो ज्यादा राजस्थान में ही रहते हैं, उनके दांत में मतलब येलोनेस होती है।
मतलब पीलापन होता है, क्योंकि फ्लोरीड ज्यादा है तो वो वाटर कंज्यूम मतलब पीते हैं, पानी पिएंगे तो दांत में पीलापन आता है क्योंकि वहां का फ्लोरीड ज्यादा है। ऐसे ही गाइस आर्सेनिक गाइस पश्चिम बंगाल में बहुत पाया जा रहा है आजकल पानी में, जिस वजह से गाइस आपको पश्चिम बंगाल में स्किन डिजीज बहुत मिलेगा। जैसे होता है ना, कई लोगों का देखते हो, मान लीजिए कि जो चमड़ा है बिल्कुल व्हाइट हो जाता है। कई लोग अपने सोसाइटी में, अपने समाज में आप देखते हैं कि हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जिनका स्किन डिजीज होता है, यानी पूरा चेहरा का जो है ना वो बिल्कुल जो चेहरा का परत है वही हट जाता है, बिल्कुल व्हाइट फेस हो जाता है पूरा। तो स्किन डिजीज बंगाल में आजकल ज्यादा मिल रहा है क्योंकि वहां के पानी में आर्सेनिक हो रहा है। तो आर्सेनिक की मात्रा बढ़ रही है, वहां के लोग इसको पी रहे हैं तो त्वचा रोग से परेशान है, क्योंकि आर्सेनिक की मात्रा बढ़ रही है पानी में। अगर हम डिजीज की बात करें गाइस, तो वाटर बॉर्न डिजीज कई सारे हैं, जैसे हेपेटाइटिस आपको हो सकता है। अगर आप पॉल्यूटेड वाटर पिएंगे, गंदा पानी पिएंगे, तो आपको हेपेटाइटिस हो सकता है, क्लोरा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, इवन पोलियो भी। जो पोलियो अब तो खैर हमने बहुत हद तक कंट्रोल किया, बट पोलियो भी हम कह सकते हैं कि गंदा पानी से होता है पोलियो। इसके साथ ही गाइस अब साउंड पॉल्यूशन की हम बात करते हैं, यानी ध्वनि प्रदूषण। अगर हम ध्वनि प्रदूषण की बात करें गाइस, तो जो हमारे हेयर सेल्स हैं, अच्छा ध्वनि भी गाइस क्या होता है ना, एक ध्वनि वो होता है जो हमें प्लेजर देता है। जैसे आप कहीं पे जाते हो, कई कई ऐसे जगह होते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में, या किसी ऐसे स्पेशल जगह पे आप जब जाते हो तो देखते हो हल्का हल्का गाना बजता रहता है बिल्कुल हल्की आवाज में, तो हम बड़ा अच्छा फील करते हैं। और एक हुआ कि भैया जहाँ गए और वहाँ इतना तेज गाना बज रहा है कि आपको हार्ट अटैक आ गया। आजकल देख रहे हो ना, कई सारे वीडियोस वगैरह में आ रहा है ना कि एक व्यक्ति डांस कर रहा है, किसी शादी में तेज डीजे बज रहा है, करता करता अचानक से हार्ट अटैक आया, वहीं पे मर गया। आप में से सभी ने ऐसा वीडियो देखा होगा, आजकल बहुत हो रहा है ये सब। आजकल बहुत हो रहा है कि आप डांस कर रहे हो, डीजे बिल्कुल तेज बज रहा है, बिल्कुल तेज एकदम हाई वॉल्यूम में, और आप डांस करते 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 अचानक से हार्ट अटैक आया, यू डाइड, समबडी डाइड देयर। क्योंकि गाइस जो आवाज है ना, आवाज बहुत घातक भी है। और मैं देखता हूँ खास करके मैरिजेस में, या हमारे जो हम लोग खुशी का अवसर होता है, तो उसमें इतना तेज गाना बजाते हैं। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आता गाइस कि इतना तेज आवाज में कैसे लोग प्लेजर फील कर सकते हैं। प्लेजर फील करने के लिए तो हल्की आवाज काफी है। पर आप देखना गाइस, जब आप किसी मैरिजेस में जाएंगे या किसी ओकेजन में जाएंगे या किसी जगह पे जहाँ पे उत्सव है, वहां इतना तेज गाना बजाते हैं एकदम हाई वॉल्यूम में, ऐसा लगता है कान फट जाएगा। और कुछ लोग उसी में डांस भी कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं उस तेज ध्वनि को। बट गाइज ये अच्छी बात नहीं है। हमारा जो कान का सेल है, जो हेयर सेल है, उसका एक लिमिटेशन है। अगर आपका ध्वनि ज्यादा है ना, तो आपका खून गाढ़ा हो जाएगा। अगर आप ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पे बहुत ज्यादा आवाज आती है, बहुत तेज ध्वनि, हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, कंस्ट्रक्शन का काम या कुछ ऐसा, तो आपका खून क्या होगा, गाढ़ा होने लग जाएगा। और गाढ़ा होने के बाद अल्टीमेटली आपको जो हार्ट अटैक है, इसका चांस बहुत बढ़ जाता है। जो लोग शोरगुल वाले जगहों पे ज्यादा रहते हैं, शोरगुल मतलब जहाँ हल्ला गुल्ला ज्यादा है, ज्यादा तेज तेज आवाज आती है, वहां पे उस तरह के लोगों में हार्ट अटैक का केस ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे खून आपका गाढ़ा होने लग जाएगा। तो इसलिए ज्यादा तेज ध्वनि हमारे लिए अच्छी नहीं है, एक लिमिटेशन है हमारी भी। इसके साथ ही गाइस नॉइज पॉल्यूशन की अगर हम बात करें, तो एक तो हवाई जहाज, जब एयरप्लेन, अगर आप कभी फ्लाइट में गए हैं या आप कभी एयरपोर्ट वगैरह पे, तो देखते हो कितनी तेज जाती, जब हमारा जो फ्लाइट होता है वो टेक ऑफ करता है, ऊपर उड़ता है, तो देखते हो कितना तेज शू एकदम आवाज आता है। तो वो तो एक तो वो बहुत बड़ा प्रदूषण करता है नॉइज का। दूसरा गाइस, जब नया शहर बसाते हैं हम लोग, मान लीजिए कहीं अपार्टमेंट बन रहा है, कहीं बिल्डिंग बन रही है, तो सालों साल खट खुट चलता ही रहता है, कभी जनरेटर चल रहा है, कभी मशीन चल रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो जब नया शहर बनता है तो वहां पे भी नॉइज पॉल्यूशन होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम है। एंटरटेनमेंट गाइज, मैंने अभी ये बता ही दिया, एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग इतनी तेज, कई लोग तो अपनी गाड़ी में भी, अभी मैं देख रहा हूँ आजकल, हालांकि अब तो कोर्ट ने बैन, पर फिर भी अभी बीच में क्या चला था, जैसे वो होता है ना ट्रक का आवाज, कई लोग क्या कर रहे थे ना, अपना बाइक में ट्रक का आवाज लगा ले रहे थे, अगर आपने नोटिस किया होगा। आज से 5 साल पहले ये बहुत हो रहा था, तो फिर कोर्ट ने इसको बैन कर दिया। फिर भी अभी कुछ लोग कर लेते हैं बदमाशी के लिए। क्या करते थे गाइस, अच्छा कुछ तो वैसे होते हैं जो बंदूक की आवाज होती है ना, जैसे बंदूक, रिवॉल्वर, जब गोली चलती है तो उसकी, कुछ लोग तो अपने बाइक में वो लगा लेते हैं, जो खास करके रॉयल एनफील्ड जो बुलेट होती है ना, बुलेट गाड़ी, तो कुछ लोग तो आप देखते हो। इसके साथ ही गाइस जो नॉइज है, जो खास करके वो ध्वनि जो अवांछित है, जो अनडिजायरेबल है, जो हमें प्लेजर नहीं देता, तो ऐसी ध्वनि क्या होती है, हमारे लिए बड़ी घातक हो सकती है। मनोरंजन खास करके बात करें, तेज तेज ध्वनि में गाना सुनना,
जो इंडस्ट्रियल साउंड्स हैं, तो ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अलग अलग साधन हैं जहाँ से ध्वनि प्रदूषण होता है। ऐसे ही गाइस रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन एक टर्म आता है हमारा, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव क्या है गाइस? जो न्यूक्लियर सब्सटेंसेस हैं, हमारे पास जो न्यूक्लियर सब्सटेंसेस हैं उससे जो गंदगी होता है, प्रदूषण होता है, जिसके कारण हवा, पानी और पूरा पर्यावरण हमारा प्रभावित होता है, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव कहाँ पे है गाइस? जमीन के नीचे। हमारा जो धरती है ना, धरती के नीचे ना कई सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम, रदरफोर्डियम, ऐसे कई सारे एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं जो बड़े घातक हैं। अगर वो मनुष्य के संपर्क में आ गया तो मनुष्य को मतलब मृत्यु भी हो सकती है, इतना मतलब घातक है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। लेकिन आज के टाइम पे गाइस हम लोग इतना मतलब माइनिंग वगैरह कर रहे हैं, या मान लो कि आजकल सब लोग न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है, चाहे भारत हो चाहे अमेरिका हो, हम सभी के पास हथियार है, न्यूक्लियर वेपन्स है, एटॉमिक बॉम्ब है, मिसाइल है। तो गाइस ये जो एटॉमिक बॉम्ब या ये जो न्यूक्लियर वगैरह हम लोग बनाते हैं, कोई भी देश बनाता है, तो उसका टेस्टिंग भी तो होता है ना। जैसे भी भारत में ब्रह्मोस मिसाइल बना, ब्रह्मोस जो बहुत ताकतवर मिसाइल है, युद्ध में काम आएगा, तो वो मिसाइल, ऐसी मिसाइल बनती है तो उसका टेस्टिंग कहाँ होता है? समुद्र में। ऐसी जो मिसाइलें वगैरह बनती है, एटम बॉम्ब वगैरह बनता है, तो उसका टेस्टिंग कहाँ होता है? जलीय क्षेत्र, जो समुद्र के किनारे ज्यादा होता है। तो गाइज आप ये मान लो कि इस तरह का जो घातक बम है जिससे कोई देश भी खत्म हो सकता है, उस तरह के मिसाइल का टेस्टिंग आप करिएगा तो आप सोचिए कितना मतलब दूषित होता होगा। ध्वनि तो होता ही है प्रदूषण, जल प्रदूषण, हर तरह का प्रदूषण होता है, क्योंकि वो बहुत घातक है, एटम बॉम्ब और तमाम तरह के जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, फैक्ट्रीज वगैरह में भी तो हो ही रहा है। खैर, फैक्ट्री वगैरह में जो पॉल्यूशन है, न्यूक्लियर वेपन्स है, परमाणु बम। परमाणु बम आपको पता ही है गाइस, 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 बड़े शहरों पे गिराया था, आज भी उसका प्रभाव है। 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बॉम्ब ड्रॉप किया था, और आज भी वहां पे बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। विकलांग यानी स्पेशली एबल्ड, जिसको भारत में आप कहते हो, उस तरह से। क्योंकि गाइस आज भी, यानी आज करीब 80 साल हो गया, 80 साल बाद भी बच्चे वहां पे डिसेबल्ड पैदा होते हैं, क्योंकि पूरे हवा में वो जो एटम बॉम्ब गिरा था उसका प्रभाव आज भी है। तो इस तरह के बॉम्ब्स एक तो हम लोग बनाते हैं, और बनाने के बाद गाइस टेस्टिंग भी करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है गाइस कि इसका हर्जाना हमें भुगतना पड़ेगा। इसके बाद गाइस दूसरा एक टर्म आता है क्लाइमेट चेंज एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशंस। जो हमारा गाइस जलवायु परिवर्तन की अगर हम बात करें, तो आप सभी को पता है गाइस कि जलवायु का मतलब क्या होता है। 2 तरह के टर्म्स हैं, एक तो जलवायु और एक मौसम, वेदर। क्लाइमेट चेंज और वेदर। तो वेदर तो गाइस देखो हर मिनट चेंज होता है। अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरे बाहर बारिश हो रही है बहुत तेज, हो सकता है 10 मिनट बाद जब क्लास खत्म हो तो बारिश भी खत्म हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु क्लाइमेट चेंज क्या होता है गाइस? क्लाइमेट चेंज वो होता है जो 25 से 30 साल में एक बार बदलता है। किसी भी देश का क्लाइमेट या किसी भी प्रदेश का क्लाइमेट जो है वो कम से कम 30 साल में बदलेगा एक बार। तो क्लाइमेट चेंज क्या है गाइस? जब किसी बड़े इलाके का मौसम बहुत लंबे समय के बाद परिवर्तन उसमें देखा जाता है, तो दैट इज क्लाइमेट चेंज, जलवायु। हालांकि गाइस क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। अगर क्लाइमेट आपका चेंज हो रहा है ना, तो उसका दुष्प्रभाव भी हमें फिर देखने को मिलता है। और आज के समय में, क्योंकि गाइस आप देख रहे हो कि पिछले 50 वर्षों में, वैसे तो 50 से भी ज्यादा, लेकिन पिछले 50 वर्षों में आप देखोगे कि हमने यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर को काफी ब्रेक किया है। जो हमारा प्रकृति का नियम है, हमने पिछले 50-100 वर्षों में, पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व की, वर्ल्ड की, तो हमने पिछले 100 ईयर्स में प्रकृति के हर नियम को चैलेंज किया है, प्रकृति के प्रत्येक नियम को तोड़ने का प्रयास किया है और तोड़ा है। तो जब आप प्रकृति के नियम को तोड़ते हो तो विनाश की ओर जाते हो। हमने क्या किया है? हमने टेक्नोलॉजी के थ्रू या कई सारे वेपन्स के थ्रू हमने प्रकृति को चुनौती दिया है, चैलेंज दिया, जिस वजह से आप देख रहे हो कि कितना मतलब विनाश होता है या हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज भी उनमें से एक है। क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है? इसकी पर्यावरण इम्बैलेंस हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। बिना मौसम के बारिश होगी, गर्मी बहुत ज्यादा होगी, तापमान बढ़ेगा, ठंड बहुत होगा। तो जो बैलेंस है ना प्रकृति का, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपका क्लाइमेट चेंज होने की वजह से। अच्छा, क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है गाइस? पहला तो कारण है ग्रीन हाउस गैस। जैसे ग्रीन हाउस गैस में आपका मीथेन आता है, नाइट्रस ऑक्साइड आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसी गैसेस की मात्रा बढ़ी है। अगर आप इन गैसेस को देखेंगे ना, तो इन गैसेस की जो मात्रा है ना वो बढ़ी है, दिन ब दिन बढ़ रही है, क्योंकि हम लोग इतना एक्टिविटी कर रहे हैं, गाड़ी वगैरह इतना चल रहा है, इंडस्ट्री वगैरह में दिन भर काम होता है, तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन,
नाइट्रस ऑक्साइड, इसकी मात्रा बढ़ी है, तो पर्यावरण में इनकी मात्रा बढ़ेगी तो क्लाइमेट चेंज होगा। इसके अलावा गाइस हमारा जो तापमान है वो भी लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो हम लोग एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी माने मानवीय गतिविधि करते हैं, ठीक है, जैसे गाड़ी वगैरह जो चल रहा है आजकल बहुत ज़्यादा फैक्ट्री, उसकी वजह से गाइस ग्रीन हाउस गैस काफ़ी पैदा हो रहा है, तो ग्लोबल टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। आप देख रहे हो ना, अब तो गर्मी आ गया, मई में तो तापमान 50 चला जाता है आजकल, मई के महीने में तापमान तो 50 चला जा रहा है आजकल, मतलब बहुत कठिन हो जाता है, बिना एसी के रहना मुश्किल हो जाता है, नींद भी नहीं आती, इतना गर्मी होता है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं गाइज, जो हमारे लिए बहुत घातक है। आप देख सकते हो ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वैसे तो हमारे लिए अच्छा है, बट क्योंकि अब इसकी मात्रा बहुत बढ़ रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो हमारे लिए जानलेवा है। ऐसे ही मीथेन है, मीथेन का भी मात्रा बढ़ रहा है, ठीक है। आपका नाइट्रस ऑक्साइड है, इसकी भी मात्रा बढ़ रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मात्रा बढ़ रहा है। तो इन सभी की वजह से गाइज कहीं ना कहीं हमारा जो पर्यावरण है वो बीमार हो रहा है, वो रोग से ग्रसित हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं या कुछ ऐसे हम कह सकते हैं टर्म्स हैं जिस वजह से हमारा पर्यावरण बहुत दूषित हो रहा है। शहरीकरण भी इसका बहुत बड़ा कारण है। आज के टाइम में कौन गांव में रहना चाहता है? कोई भी नहीं, हर कोई चाहता है कि भाई शहर में रहें। तो शहर में रहिएगा तो पेड़ काटना पड़ेगा, अपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, फ्लैट्स बनाने पड़ेंगे, फिर जॉब चाहिए तो फैक्ट्री बनाना पड़ेगा, तो शहरीकरण हो रहा है, तो उस वजह से भी प्रदूषण बहुत हो रहा है। पहले गांव होता था तो गांव में वैसे भी पेड़ पौधे होते थे, जंगल होता था, जानवर होते थे, नदी होता था, तालाब होता था। शहर में कहाँ नदी आपको मिलेगा, और मिलेगा भी तो वो पूरा नाला बन चुका है। तालाब कहाँ मिलेगा शहर में, आपको बहुत कम मिलेगा, ना के बराबर। क्लाइमेट चेंज होगा तो इससे गाइस एक तो तापमान में वृद्धि होगी, जो आप देख रहे हो भी रहा है। मैं जो 50 लास्ट टाइम तो मुझे याद है 2024 की गर्मी में तापमान 52-53 डिग्री भी चला गया था, 53 डिग्री तक गया है, जो कि बहुत जानलेवा है। ऐसा कहा जाता है कि 55 डिग्री से ज़्यादा तो हम लोग टॉलरेट भी नहीं कर सकते, खास करके जो इंडियंस हैं। 55 डिग्री से ऊपर जिस दिन तापमान चला गया ना, उस दिन बहुत लोग तो वैसे भी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे इतनी गर्मी, और 52-53 तो चला गया था पिछले वर्ष ही। तो बहुत जरूरी है कि हम इसको रोकें यहाँ पे, अन्यथा बहुत मतलब कठिन समय हो सकता है हमारे लिए। इसके अलावा रेनफॉल पैटर्न गाइस बारिश में भी बहुत देखने को मिल रहा है। अब से अभी अप्रैल का महीना है, अब अप्रैल में तो बारिश होती नहीं है, तो गर्मी का मौसम है, बट अभी देखो हर जगह बारिश हो रही है, थोड़ी बहुत हर जगह बारिश हो रही है, तो रेनफॉल कभी भी हो रहा है। वाइल्ड लाइफ गायब हो रहा है, जो हमारा जंगल है वही खत्म हमने कर दिया, तो जो जंगली जानवर है वो विलुप्त हो रहा है, ठीक है। इस डिजीज वगैरह बढ़ रहा है, हर तरह की बीमारियां बढ़ रही है, जो हमारा समुद्र का जल स्तर है वो बढ़ा है। तो ये जितने पॉइंट्स है गाइज, ये सब हमारे लिए अच्छे नहीं है, भविष्य में हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब गाइज क्लाइमेट चेंज के कई तरह के डायमेंशन है, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। अगर गाइज हम लोग सोशल में यानी सामाजिक की बात करें, तो आप देख रहे हो गाइज कि जैसे स्वास्थ्य की दृष्टि में देखो, अब क्लाइमेट चेंज होगा तो जो विकसित देश है, चलो वहां तो हॉस्पिटल है, कोई बीमार हुआ तो उसका इलाज हो गया। जैसे यूरोप वगैरह में जाइएगा तो बीमारी आपको है, इलाज आपका फ्री है। अगर आप इंग्लैंड है ना, फिर हंगरी वगैरह, कई सारे ऐसे देश हैं विकसित अमीर, जहाँ पे हॉस्पिटैलिटी फ्री है, हॉस्पिटल में फ्री। पर भारत जैसे देश में तो गाइज अगर आपको बुखार भी हो गया और आप डॉक्टर के पास गलती से चले गए तो 5,000 रुपया से नीचे आपका लगेगा नहीं। भारत जैसे देश में अगर किसी को बुखार भी है और वो गलती से किसी डॉक्टर के पास चला गया तो 4 से 5,000 का तो सिर्फ उसका दवाई वो बिल बनेगा। तो ऐसी स्थिति में गाइज, ऐसी स्थिति में आप ये इमेजिन करो कि क्लाइमेट चेंज होगा और गरीब लोग, जो गरीब देश है, जो पुअर कंट्रीज है, भारत एक गरीब देश ही है अभी, या मान लीजिए बांग्लादेश हो गया, या इस तरह के जो बैकवर्ड कंट्रीज हैं, तो यहाँ के लिए तो बहुत दिक्कत वाली बात है ना, क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या भी तो बहुत है। जनसंख्या अभी देखे थे ना, कोविड में जब कोरोना हुआ तो कई सारों को तो मतलब नदी वदी में फेंक दिया गया। आपको याद होगा बीच में न्यूज में बहुत चला था, अगर आपको ध्यान हो, कोरोना के समय न्यूज में चला था कि गंगा के किनारे, यमुना के किनारे कई सारे डेड बॉडी को फेंक दिया गया था। बाद में उसको मतलब न्यूज को दबा दिया गया, लेकिन आपको याद होगा ये 2021 में बहुत चला था ये खबर। तो आप सोच सकते हो गाइस, जो पुअर कंट्री है, भारत की तरह जो डेवलपिंग कंट्री है, हमारे यहाँ पे अगर इस तरह का रोग फैलता है, बीमारी, तो भैया इंसान का कोई मोल नहीं रह जाएगा। ऐसे ही गंगा यमुना के किनारे हजारों की संख्या में फेंक दिया जाएगा बॉडी को,
क्योंकि इतनी आबादी है, कितनों को आप अस्पताल की सुविधा दे पाएंगे? और हमारे पास उतना पैसा भी नहीं है कि हम अपना इलाज करा पाए सबके पास। तो ये सोशल डायमेंशन होगा, खास करके गरीब देश पे तो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बड़ा ही नेगेटिव होगा। अगर हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करें, यानी आर्थिक स्तर पे बात करें, तो आर्थिक स्तर पे भी बहुत नुकसान है। ठीक है, इकोनॉमिक लॉस भी बहुत है। जैसे मान लीजिए पर्यटन, आपको पता है कि भारत का बहुत बड़ा जीडीपी पर्यटन से आता है, क्योंकि हमारे यहाँ कई तरह के घूमने के जगह, नॉर्थ ईस्ट जाइए आप, है ना, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, बहुत मतलब टूरिस्ट उधर जाते हैं, विदेशी और देश के भी। ऐसे ही कश्मीर में जाइए आप हिमाचल जाइए, आप देहरादून, उत्तराखंड, तो हमारे यहाँ टूरिज्म का काफी अच्छा स्कोप है, पैसा भी आता है बहुत। पर गाइस मान लीजिए कि क्लाइमेट चेंज होगा। अभी मैं कुछ दिन पहले पौड़ी गढ़वाल जो उत्तराखंड में है, लैंसडाउन, तो लैंसडाउन में गया था अभी 6 महीने, मतलब ठंड के मौसम, दिसंबर के आसपास। तो वहां पे लोगों ने बताया कि आज से 5 साल पहले तक यहाँ पे पंखा भी नहीं होता था, क्योंकि वो बिल्कुल पहाड़ है, बहुत ऊपर पहाड़ पे घर वर बने हुए हैं। तो मुझे वहाँ के लोकलाइट्स ने बताया कि आज से 5 साल 6 साल पहले तक यहाँ पंखा भी नहीं होता था, यानी ऐसा तापमान होता था कि पंखा की जरूरत ही नहीं थी। और आज वहाँ एसी भी लगा हुआ था, मतलब जब मैं गया तो वहाँ एसी भी लगा हुआ था, मतलब कि मान लीजिए कि, तो उसने बताया कि अब तापमान काफी हाई रहता है, यहाँ भी गर्मी होती है। तो गाइस ऐसे में मान लो कि क्यों जाएगा फिर कोई ऐसा पर्यटन का क्षेत्र, क्यों जाएगा? मान लो गर्मी है, अभी जैसे गर्मी आ गया, तो हम सब लोग चाहते हैं कि यार चलो ऐसे जगह पे चले जहाँ पे तापमान ठीक ठाक हो, जैसे श्रीनगर। भारत में जैसे है ना, श्रीनगर एक जगह है ना कश्मीर की तरफ, तो श्रीनगर में तापमान अच्छा रहता है, ठीक रहता है, गर्मी में भी आप जाओगे तो ठीक रहता है, 20-22-15 डिग्री। ऐसे ही बैंगलोर में भी तापमान ठीक रहता है, मतलब मई जून में भी आप जाओगे तो वहाँ पे आपको 20-22-25 डिग्री मिलेगा रहने लायक। पर मान लीजिएगा इस ऐसे जगहों पे भी अब क्लाइमेट चेंज की वजह से काफी बढ़ रहा है तापमान, तो इकोनॉमिक लॉस भी है ना, क्योंकि पर्यटन हमारा खत्म हो जाएगा, लोग जाएंगे ही नहीं घूमने। लोग क्या करेंगे घूमने जा करके, जब पूरा दूषित हो जाएगा तो, या तापमान बढ़ जाएगा, जाके करेंगे क्या? तो इकोनॉमिक लॉस भी है और पॉलिटिकल लॉस भी है। ठीक है, पॉलिटिकल लॉस भी है, क्योंकि गाइस मान लीजिए कि हमारा जलवायु परिवर्तन होता है, तो खास करके वैसे देश जो पुअर कंट्रीज हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो उनको पैसे की जरूरत होगी, है ना, ताकि वो कॉम्बैट कर पाए, लड़ पाए ऐसी चीजों से। तो पॉलिटिकली भी कमजोर होंगे, कई सारे देश ऐसे हैं जिसका रिप्रेजेंटेशन कमजोर होगा क्लाइमेट चेंज की वजह से। ठीक है, तो ऐसे में गाइस अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो हर तरह से मतलब हम लोग को नुकसान है, हर तरह से, चाहे हम सोशली बात करें, चाहे पॉलिटिकली बात करें, या इकोनॉमिक लेवल पे बात करें, हर लेवल पे हमें क्या है, नुकसान है। तो ऐसे में गाइस क्लाइमेट चेंज को हमें क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, जलवायु परिवर्तन न हो इसके लिए हमें सारे मेजर्स लगाने पड़ेंगे, मतलब अथक प्रयास जिसको कहते हो ना, हर तरह का प्रयास हमें करना पड़ेगा ताकि हम जलवायु को, पर्यावरण को बचा सकें। क्योंकि आज भी मैं देखता हूँ गाइस कि लोगों को, मतलब हम लोगों को बहुत फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास का नदी गंदा है किसको फर्क पड़ रहा है, हमारे घर के आसपास का तालाब मैला है, गंद, किसको फर्क पड़ रहा है, हम कहीं पे भी कूड़ा फेंक दे रहे हैं, किसको फर्क पड़ रहा है? किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। कहीं भी कोई टॉयलेट कर देता है, कुछ कूड़ा फेंक देता है। तो आज भी गाइस इतना अवेयरनेस होने के बाद भी हमें बहुत फर्क नहीं पड़ता। हम चीजों को पढ़ते तो हैं, पढ़ाते तो हैं, पर वास्तविकता में हम अपने जीवन में इन चीजों को उतारना नहीं चाहते, हम इग्नोर कर देते हैं। मान लीजिए आपके आसपास कोई कुछ खाना खा के पॉलीथीन फेंक ही दिया, तो आप क्या करते हो? कुछ भी नहीं। बहुत कम लोग होंगे कि उसको उठा के कूड़ा में डालते हैं, उसको समझाते हैं भाई ऐसा मत करो। तो ऐसे में गाइस क्या है ना कि हमें प्रैक्टिकली भी इन चीजों में मतलब आना पड़ेगा, प्रैक्टिकली। अभी दिल्ली में यमुना एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि दिल्ली तो खैर मेट्रो सिटी है, छोटा सा शहर है, राज्य भी नहीं है, शहर ही कह सकते हो आप। 2 करोड़ आबादी है, 2 करोड़ गाइस, यूरोप के कई सारे देश की आबादी 2 करोड़ नहीं है। यानी जब आप यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे तो कई तो ऐसे हैं जिसकी आबादी 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, इवन इंग्लैंड की भी आबादी 1 करोड़ के आसपास है। इंग्लैंड 1 करोड़, उससे ज्यादा आबादी सिर्फ हमारे दिल्ली की है। और दिल्ली में ऐसा कोई वाटर का कोई सोर्स भी नहीं है यमुना के अलावा, और क्योंकि यमुना बहुत गंदा हो चुका है, नाला हो चुका है, एक तरह से नाला है, कहने को बस यमुना है। तो ऐसे में गाइस उसके लिए चिंता करना। एक अभी पर्यावरणविद है, कभी उनको क्लास में मैं बुलाऊंगा अगर वैसा मन लगा तो, अशोक उपाध्याय करके हैं। अशोक उपाध्याय वो मतलब अपना पूरा जीवन यमुना को दे चुके हैं।
यमुना को दे चुके हैं, मतलब वो दिन भर यमुना की सफाई, मतलब होता है ना कि यमुना की सफाई करना, उसके आसपास कूड़ा हटाना, वहां पेड़ लगाना। पर एक इंसान कितना कर सकता है, मैं अकेले कितना कर पाऊंगा? ये तो एक सघन प्रयास, एक कलेक्टिव एफर्ट्स लगेगा ना, तब जाके ठीक होगा। कलेक्टिव, जब हम सभी में ये भाव आ जाएगा कि पर्यावरण को बचाना है, जल बचाना है, या इको फ्रेंडली काम करना है, जो भी काम करना है पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए करना है, ऐसा भाव आएगा तब जा करके इन चीजों से हमें छुटकारा मिलेगा। ऐसे नहीं होगा। अब आजकल मैं क्या देख रहा हूँ, अभी मैं परसों देख रहा था, एक वीडियो देख रहा था, रील, जिसमें कैलाश, जो मानसरोवर पर्वत है ना, मानसरोवर जहाँ पे कैलाश पर्वत, तो मैं देख रहा हूँ आजकल कुछ लोग वहां तक भी पहुंच जा रहे हैं, वहां का मतलब वहां के बर्फ से पानी निकाल के पी रहे हैं। कई सारा ऐसा रील आजकल देखना, आजकल ऐसा रील चल रहा है कैलाश का। कैलाश पे जाना थोड़ा कठिन है, लेकिन आजकल लोग वहां भी पहुंच जा रहे हैं, और वहां पे क्योंकि वो पूरा बर्फ का है ना, तो वहां का भी मतलब बर्फ से मतलब पानी निकाल के पी के दिखा रहे हैं भाई कि मैं कैलाश का पानी। कहने का मतलब ये है गाइस कि इंसान को जरूरत क्या है वहां तक पहुंचने की। कुछ जगह तो ऐसे है जहाँ पे गवर्नमेंट को, जो खास करके प्राकृतिक क्षेत्र